Hello guys, so let's start with today's analysis of Economics Times newspaper. So guys, the first news is about the new debit card and credit card rules that has been set by the RBI, Reserve Bank of India. So इसमें RBI ने सिंपली ये अगर समरी में बताया जाए तो RBI चाहती है कि मतलब एक तरह से वो चाहती है कि जो कंपनीज जहाँ से हम पेमेंट्स वगैरह करते हैं ऑनलाइन, तो वहाँ पे RBI चाहता है कि उनके पास हम कस्टमर्स का कोई डाटा सेव ना रहे। मतलब इससे ये नुकसान होगा हम कस्टमर्स को कि हमें शायद हम बार बार ज़्यादा डिटेल्स भरनी पड़ेंगी जब भी हम ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। जैसे अभी जो ऑनलाइन हम पेमेंट करते हैं तो उसमें हमें एक CVV भरना पड़ता है, जो कार्ड डेबिट कार्ड के पीछे नंबर दिया रहता है, क्योंकि हमारा कार्ड डिटेल्स तो ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। नहीं तो कई बार वो भी भरनी पड़ती हैं कई साइट्स के ऊपर। बाकी नहीं तो सिंपली फटाफट हो जाती है ट्रांजैक्शन। तो इसमें बस ये है कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, पर RBI चाहती है कि मतलब तरह से थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रूल्स हो जाएँ, बस ये चाहती है RBI। यहाँ पे बस इन्होंने ये लिखा था, न्यू पेमेंट गेटवे और पेमेंट एग्रीगेटर रूल्स विल मैंडेट एवरी ऑनलाइन मर्चेंट प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन फॉर कस्टमर्स टू ओनली हैव एक्सेस टू अ tokenized key linked with the customer's debit card और credit cards instead of the entire card file। ठीक है guys, इसमें ये है मेन तो में ये है कि पेमेंट सिस्टम स्टेक होल्डर्स टू RBI, उन्होंने ये कहा है कि 1 क्लिक चेकआउट शुड बी अलाउड, बिकॉज इससे पेमेंट्स फास्ट हो जाती है और कस्टमर्स को एक तरह से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती पेमेंट करने में। ये है कि उन्होंने ये कहा है कि गवर्नमेंट RBI को टाइमलाइन एक्सटेंड करनी चाहिए कंप्लाई का इस रूल्स को कंप्लाई करने के लिए। इन्होंने कहा जो लेवल 1 मर्चेंट्स है विद एडिक्वेट सिक्योरिटी कंप्लाइंसेस टू हैंडल कस्टमर डाटा, इन्होंने कहा इनको अलाउ कर देना चाहिए। मतलब इन्होंने कहा जो पेमेंट सिस्टम स्टेक होल्डर्स टू RBI, मतलब इन्होंने RBI को कहा ये चीज़ें सारी। बस इन्होंने ये कहा है जो डिवाइस टोकनाइजेशन इन्होंने RBI ने बोला है, ये सब्सक्रिप्शन जो जैसे सब्सक्रिप्शन बिजनेस होते हैं, जैसे यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन बिजनेस है एक तरह से, और भी कई सारे ऐसे ऐप्स होते हैं उनमें भी सब्सक्रिप्शन बिजनेस होता है, तो बस उसमें ये वर्क नहीं करेगा। तो इन्होंने ये कहा है बस ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस सच एज सिक्योर रेफरेंस ऑन फाइल टू मिनिमाइज कस्टमर इनकन्वीनियंस। तो इन्होंने ये कहा है कि एक तरह से मतलब उस RBI को नया तरीका सोचना चाहिए। जैसे इन्होंने कहा है कि मतलब अल्टरनेट सोल्यूशन है इन्होंने अपने अपनी तरफ से बताए हैं, पर देखते हैं RBI आखिरकार क्या रूल लेके आते हैं। अभी तो शायद ऑपरेट नहीं हुआ है, थोड़े दिनों में शायद आ जाएगा। उन्होंने ये बताया कि इस न्यू नॉर्म्स में ये होगा, न्यू विल प्रोहिबिट मर्चेंट फ्रॉम स्टोरिंग कार्ड डिटेल्स एंड पेमेंट ऑपरेटर्स फ्रॉम ऑफरिंग 1 क्लिक चेकआउट चेक सर्विस। मतलब इससे ये है कि एक तरह से टाइम ज़्यादा लगेगा पेमेंट में, और तो कुछ नहीं होगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें हाँ, इसमें एक जो नेक्स्ट न्यूज़ है इसमें यह है कि टिन फ्री स्टील क्रंच। इसमें यह है कि जो टिन पे एक तरह से टिन का शॉर्टेज आ रही है, जैसे सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज आ रही है ना, ऐसे टिन की भी शॉर्टेज आ रही है। तो काफ़ी सारी कंपनीज जो जिनमें पैकिंग मटेरियल काफ़ी यूज़ होता है, जैसे कह रहे कि जैसे अमूल हो गई, कंपनी अमूल हो गई, और भी कई कंपनी जिनमें मतलब पैकिंग मटेरियल, जैसे इन्होंने अमूल की बात की यहाँ पे। अमूल के एक वहाँ पे जो हेड हैं, यहाँ पे नाम भी दिया है RS सोडी जी, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। मतलब जो अमूल की चॉकलेट्स और आइसक्रीम बनाते हैं, हाँ मेनली चॉकलेट्स और आइसक्रीम वाली कंपनीज के ऊपर थोड़ा सा एक तरह से नुकसान होगा उनको, क्योंकि उनकी सप्लाई रुक रही है। तो सप्लाई रुकने का नुकसान ये है कि जैसे फेस्टिवल सीज़न आ रहा है तो फेस्टिवल में उनकी सेल कम होगी, क्योंकि उनको वो टिन वगैरह नहीं मिल रहे, ज़्यादा उसकी शॉर्टेज आ रही है। क्योंकि जो यहाँ पे जो BIS है ना, मतलब यहाँ पे BIS की फुल फॉर्म भी दिया है, हाँ BIS जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, उन्होंने ऑर्डर जो दिया था लास्ट मंथ जो इफेक्टिव हुआ है, तो उसमें ये बताया कि उन्होंने कहा है कि इट मैंडेट्स यूज़ ऑफ BIS सर्टिफाइड टिन प्लेट एंड टिन फ्री स्टील फॉर कैंस, ईजी ओपन एंड्स एंड पील ऑफ एंड्स फॉर पैकेजिंग। उसने ये कहा है, पर इसके कारण जो ये नई तरह के इन्होंने नॉर्म्स लाए हैं, तो इसमें ये दिक्कत आ रही है, शॉर्टेज आ रही है, मतलब मिल नहीं रही ऐसे तरह के जो फोर्सिंग देम टू डिले और पेयर प्रोडक्शन। ठीक है गाइस, यहाँ पे है कि हम हाँ ये भी इस करके प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है, क्योंकि जो ये टिन वगैरह यूज़ होता है पैकिंग वगैरह में, ये 90% इम्पोर्टेड मटेरियल ही होता है। बिकॉज इंडिया का इतनी वो नहीं है कि इंडिया इतना प्रोड्यूस कर सके, इतना इंडिया में अभी कोई फैसिलिटी नहीं है जिसके, क्योंकि इंडिया क्योंकि इंडिया इतना भी इतना आगे बढ़ नहीं पाया प्रोडक्शन में। सिर्फ इंडिया ज़्यादा सर्विसेज के सेक्टर में ही है, जैसे मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करने में ज़्यादा आगे है, प्रोडक्शन में इतना आगे नहीं है। अभी ये है द गवर्नमेंट हैड मैंडेटेड BIS certification in July last year and had given the industry until January 21 to comply, but it has been extended by 6 months. So the 6 months have expired last month only. So the industry executives say international suppliers have
बीन अनेबल टू गेट BIS सर्टिफिकेशन बिकॉज ऑफ कोविड रिलेटेड डिसरप्शन। मतलब मेनली सब कुछ कोविड के कारण चक्कर आए हैं इतने, इसी कारण सब कुछ डिले हो रहा है इतना ज़्यादा। तो कहीं जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है एक तरह से जो आइशर मोटर्स है, जिनके बुलेट मोटरसाइकिल होते हैं, ऐसे आप पता ही होगा आपको, बुलेट मोटरसाइकिल तो हर किसी को पता है, तो वो आइशर मोटर्स बनाती है। तो इनका ये है कि जो इनके जो वो है आइशर लाल जो इन्होंने बताया, सिद्धार्थ लाल है जो उनकी रीअपॉइंटमेंट होनी थी मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए, वो कैंसिल हो चुकी है क्योंकि शेयर होल्डर्स ने मतलब वोट नहीं किए इनके फेवर, इनको अपॉइंट करने के फेवर के रेजोल्यूशन में। मतलब आपको ऐसे नहीं पता तो जब भी कोई ऐसे अपॉइंटमेंट होनी होती है या रीअपॉइंटमेंट होनी होती है किसी डायरेक्टर की, तो उसके अंदर रेजोल्यूशन पास होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है। रेजोल्यूशन भी 2 तरह के होते हैं मीटिंग्स के अंदर, और उससे पहले मीटिंग्स बता दूं आपको, मीटिंग्स होती हैं 2 तरह की, एक तो ये AGM होती है, एक EGM होती है। AGM तो हो गया एनुअल जनरल मीटिंग एंड EGM हो गया एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो ये AGM में तो जो ऐसे AGM तो साल में एक बार होती है, ठीक है, वो तो होनी होती है साल के एक बार। मतलब जैसे आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तो उसके फाइनेंशियल ईयर आपको सबको पता है 31 मार्च खत्म होता है, तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर AGM होनी होती है। तो इसमें यह है कि जैसे AGM की तो हर साल होती है, तो उसमें मैटर्स जो डिस्कस होते हैं पहले से डिसाइडेड होते हैं कि क्या कौन, मतलब जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है कंपनी की, तो वो AGM में ही प्रेजेंट की जाती हैं, शेयर होल्डर्स को दिखाई जाती हैं, और उनके अगर कोई चेंजेस करनी हो, कोई अगर कोई डिसीजन लेना हो, तो वो भी वहाँ पे पास किया जाता है, उसके लिए रेजोल्यूशन लगते हैं। एंड जो EGM होती है वो होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ठीक है, और उसके अंदर ये होता है कि वो कभी भी बुला सकते हैं। अगर शेयर होल्डर्स को लगता है कोई हमने मैटर डिस्कस करना है, तो वो कभी भी EGM मतलब जनरल मीटिंग बुला सकते हैं, और उसको कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। मतलब वो एक तरह स्पेशली मीटिंग होती है, बस ये है कि उसमें नोटिस देना पड़ता है, उसमें भी नोटिस देना पड़ता है, और AGM में भी नोटिस देना पड़ता है। मतलब AGM में भी मतलब जब भी मीटिंग करनी है तो 21 दिन का मिनिमम नोटिस देना पड़ता है कंपनीज़ को, शेयर होल्डर्स को, नहीं तो वो मीटिंग वैलिड नहीं होती, मीटिंग इनवैलिड होती है। तो इसमें ये बताया कि जैसे स्पेशल रेजोल्यूशन पास मतलब जो निकाला गया था AGM के अंदर, आइशर मोटर्स के AGM के अंदर, उसमें जो एक तरह से अगेंस्ट में पास हुआ है। मतलब वो इनकी अपॉइंटमेंट नहीं हो पाएगी, फिर से रीअपॉइंट नहीं हो पाएगी जो सिद्धार्थ लाल है, ये इसलिए क्योंकि इन्होंने 10% अपनी पे जो इनकी सैलरी मिलती है उसमें इन्होंने कहा था 10% हाइक चाहिए मुझे, मतलब मैं 10% सैलरी बढ़ा दूँ। पता नहीं क्यों कह रहे, मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि इनकी पहले इतनी सैलरी चल रही है, तो पता नहीं और बढ़ा के कहाँ जाएंगे भाई ये सिद्धार्थ लाल जी। तो बस ये बताया कंपनी, हाँ शेयर होल्डर्स ने ये भी कहा है कि 10% सैलरी इनकी नहीं बढ़ा सकते हम, इसलिए उन्होंने अगेंस्ट में कहा है। बिकॉज उन्होंने कहा है जो एवरेज मतलब मीडियम एम्प्लॉई जो मीडियम एम्प्लॉई है उसकी सैलरी भी सिर्फ 1% से भी बढ़ी है, तो आपकी इतनी कैसे बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि कोविड के कारण उनका पहले बिजनेस इतना कम चल रहा है, ज़्यादा तो मतलब इंक्रीज़ हो नहीं पाया उनका बिजनेस, सेल्स वगैरह ज़्यादा बढ़ नहीं पाई, तो उन्होंने बस मना कर दिया। तो एक तरह से बस उनकी अपॉइंटमेंट नहीं हो पाई, बस ये है इसमें। तो इसमें नेक्स्ट न्यूज़ है वो है कार्स 24 सेट टू टैंक अप विद $350 मिलियन फंड्स। तो कार्स 24 अगर नहीं पता, यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है, कार्स 24 एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर सेलिंग यूज कार्स। जैसे यूज मोबाइल्स वगैरह के तो हम सबको पता ही है, एक तो TooGood.com है जो इनका फ्लिपकार्ट के साथ टाई अप है, और एक वो है Cashify.com है, उनकी ऐप भी है, तो वो भी यूज मोबाइल्स वगैरह ले लेते हैं रिटर्न, मतलब एक तरह से आपको उसके अगेंस्ट कैश दे देते हैं या गिफ्ट वाउचर्स दे देते हैं अलग अलग कंपनीज़ के, जैसे अमेज़ोन का या फ्लिपकार्ट का। तो ऐसे ही एक के कार्स 24 ऑनलाइन ये यूज्ड कार्स को खरीद लेती है। ऐसे और भी कई सारी कार्स के लिए ऐप भी हैं, जैसे एक शायद धूम कार तो नहीं, एक और है कार देखो शायद है, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। तो इन्होंने बस ये है कि फाइनल नेगोशिएशंस टू क्लोज $300 to $350 मिलियन फंडिंग राउंड लेड बाय एग्जिस्टिंग बैकर, मतलब एग्जिस्टिंग जो इनका इन्वेस्टर है यूरी मिलनर्स DST ग्लोबल, एंड ये तो कर ही रहे हैं इसमें इन्वेस्ट अगेन, प्लस 2-3 कंपनी और जुड़ रही हैं, उनमें एक है फैल्कन एज और एक है कार्लाइल वो है जिसके बारे में हमने कल पहले न्यूज़ डिस्कस की थी, जो हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर रहे थे। प्लस एक और कंपनी है सॉफ्टबैंक, ये पहले भी आई थी पिछले न्यूज़ एनालिसिस में, हमने 2-3 दिन पहले शायद था, उसमें हमने कवर किया था इनके बारे में भी। सॉफ्टबैंक पहले भी इन्वेस्ट कर रहे थे उसके अंदर से, हाँ, जो एक एजुकेशन स्टार्टअप था शायद उसके अंदर से, हाँ जी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, ई से था उसका नाम भी, किसी को नाम याद हो तो कमेंट में बता सकता है। अगर कोई यहाँ तक वीडियो देखते पहुँचा है तो ज़रूर बताए। तो यहाँ पे बस उन्होंने बताया कि जो ये ऐसे इनकी इन्वेस्टमेंट इतनी हो जाएगी, तो हाँ इतनी इन्वेस्टमेंट तो अब चलो हो जाएगी, पर तो इनकी लास्ट ईयर जब नवंबर में हुई इनकी इन्वेस्टमेंट जब हुई थी, तो वो एक तरह से $1 बिलियन क्रॉस कर गई थी। तो इन्होंने यूनिकॉर्न क्लब, मतलब यूनिकॉर्न उनको कहा जाता है जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर चली जाती है,
जैसे अरब काउंसिल ने भी टेलीग्राम चैनल पर डाला था, तो उसने बस MCQ टाइप डाला था, तो मुझे वहाँ से पता चला है यूनिकॉर्न क्लब कौन सा होता है। तो बस ये है कि यूनिकॉर्न क्लब ये ज्वाइन कर गए थे पिछले साल ही। तो बस इसमें आगे इन्होंने बताया कि जो इनका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के बारे में बताया, DST ग्लोबल। इन्होंने ये बताया कि DST ग्लोबल ने इस कंपनी के अलावा और भी कई कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, स्विगी में, उड़ान भी एक पता ही होगी आपको। इसमें भी मतलब होलसेल में प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ऐसे मोबाइल वगैरह होलसेल में मिल जाते हैं। एंड ओला एंड बाइडूज में भी इन्वेस्ट किया इन्होंने। बस इन्होंने बस ये बताया इन्होंने। हाँ, और इसके जो वो हैं CEO एंड Co-फाउंडर हैं, उनका नाम है विक्रांत चोपड़ा जी। बस इन्होंने बेसिकली यहाँ पे ये सीखने को मिल रहा है हमें। तो नेक्स्ट न्यूज़ पर चलती है गाइस अभी। तो जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है इसके बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसको कह रहे हैं INVIT। इसके बारे में है जो NHAI का एक ट्रस्ट है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। तो इसमें ये बताया कि इसमें कौन कौन सी कंपनी इन्वेस्ट कर रही हैं, करने वाली हैं एक तरह से। तो इसने ये बताया कि 3 टॉप कैनेडियन पेंशन फंड्स इंक्लूडिंग कैसे डी डिपोर्ट एट प्लेसमेंट ड्यू क्यूबेक CDPQ एंड लीडिंग लोकल इंश्योरर सच एज लाइफ LIC एंड HDFC लाइफ और अमंग द फ्रंट लाइन इन्वेस्टर। मतलब मेनली ये इन्वेस्टर्स हैं, मतलब जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा बिग शेयर बाय करेंगे। तो इसमें ये बाय करेंगे अराउंड 5100 करोड़ से बाय करने को सोच रहे हैं, 5100 करोड़ रुपीज़। तो इसमें और भी जो है तो वो इंक्लूडेड CPPIB विच है कैनेडियन पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड एंड ओंटारियो टीचर्स पेंशन प्लान एंड ICICI प्रूडेंशियल इंडिया का है, जो ये भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं इसमें, मतलब करेंगे आने वाले टाइम में। बस इसमें ये बताया कि ये इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं जो NHA की है। तो इसमें ये बताया कि जो INVIT है इसमें इसलिए इन्वेस्ट कर एक तरह से क्योंकि इसमें रिटर्न अच्छी आ रही हैं और डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी है। तो ये दीज आर बिकमिंग पॉपुलर अमंग रिच इन्वेस्टर्स लुकिंग बियॉन्ड योर लो यील्डिंग डेट इंस्ट्रूमेंट। मतलब ये बता रहे हैं कि जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो उनकी यील्ड इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी ऐसे ट्रस्ट में इन्वेस्ट करके इनको यील्ड मिलती है। मतलब एक तरह से इनको जो भी प्रॉफिट वगैरह में ज़्यादा इनकी वैल्यू बढ़ेगी इन्वेस्ट पैसे की, वो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करके बढ़ेगी। तो यहाँ पे इन्होंने ये बेसिकली बताया ये टोल रोड्स के बारे में, टोल कलेक्शन कितनी हो सकती है। और बस यहाँ पे हाँ एक चीज़ सीखने को बस बेसिक पॉइंट्स लिखा है इन्होंने। ये देखो, इन राइज ऑफ 15 to 18 BPS इन एनुअल डेट सर्विस कवरेज रेशियो। BPS मतलब बेसिस पॉइंट। तो इन राइज ऑफ मतलब इतनी से मतलब जैसे समझ लो 100 समझ लो अभी चल रही है ना, तो सॉरी 100 नहीं, मतलब समझ लो अभी 1% अगर चल रहा है डेट सर्विस कवरेज रेशियो, तो अगर यहाँ पे लिखा है कि 15 BPS से बढ़ जाएगी तो इसका मतलब है 1.15 हो जाएगी। बस बेसिस पॉइंट ऐसे बढ़ता है। मतलब समझ एक तरह से समझ लो 100 पैसे हैं तो 100 पैसे का जो बेसिस पॉइंट लिखे होंगे उतने बेसिस पॉइंट्स वो बढ़ जाएंगे पॉइंट के आगे, ऐसे है बस। ऐसे कई बार रेपो रेट का भी आता है जो RBI कंट्रोल करती है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनका भी RBI कंट्रोल करती है। तो बस इस पेज पे तो यही था अभी। हाँ बस इसका ये तो अफगानिस्तान के बारे में आप पढ़ सकते हैं अपने आप। तो नेक्स्ट पेज पे तो पॉलिटिक्स का ही है, उसके नेक्स्ट पेज पे भी पॉलिटिक्स है, तो उसके वैसे पे तो एड्स आ रही हैं। तो उसके नेक्स्ट पेज पे गाइस चलते हैं। इसमें हाँ इन्होंने बस ये बेसिकली ये बताया है, इंडेक्स फंड्स बताए हैं कि जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इंडेक्स फंड्स वो होते हैं जैसे आपको नहीं पता, एक तो स्टॉक मार्केट में ऐसे कंपनीज का शेयर लिस्टेड है, ठीक है। जैसे समझ HDFC का शेयर है, रिलायंस का शेयर है, एयरटेल का शेयर है, और समझ लो और भी कई कंपनी है, जोमेटो का ऐसे शेयर लिस्टेड हुआ अभी। तो ये सबके शेयर अलग अलग कंपनीज के हैं। पर इंडेक्स फंड जो होते हैं, जैसे इंडेक्स के अंदर समझ लो जैसे यहाँ पे इन्होंने एक बताया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने बताया एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ठीक है। ये तो सबको पता ही है, निफ्टी तो उसको कहते हैं जो 50 कंपनी का जिसके अंदर लिस्टेड है, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। तो ये इसके अंदर भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे हम किसी कंपनी, जैसे समझ लो आप जोमेटो में इन्वेस्ट किया ना आपने, समझ लो किसी ने किया हो, समझ लो आपने 15-20 हज़ार रुपये समझ लो आपने जोमेटो में लगाया, तो आपको जोमेटो में जो शेयर में अप डाउन होगा उसके बेस पे आपको प्रॉफिट लॉस होगा। पर जो जैसे निफ्टी 50 अगर इंडेक्स में आप लगाते हो, तो यहाँ पे इन्होंने ऐसे बताया कि इसके अंदर 50 कंपनीज़ का एवरेज निकल के आपको मिलता है। मतलब समझ लो ऐसा नहीं है कि समझ लो जोमेटो भी अगर फॉर द टाइम बिंग एज्यूम कर लेते हैं, अगर जोमेटो भी निफ्टी 50 के अंदर आती है ना, तो ये समझ लो कि जोमेटो में अगर ज़्यादा अप जाता है शेयर, तो ऐसा नहीं है कि पूरा निफ्टी 50 का शेयर भी, निफ्टी 50 एक तरह से शेयर बन जाता है। इसको इंडेक्स फंड कहते हैं बेसिकली। आप एग्जांपल से मान लो कि निफ्टी 50 एक तरह की कंपनी है,
मतलब उसके अंदर 50 कंपनी का एवरेज प्राइस निकल के आता है। मतलब समझ लो अगर निफ्टी 50 की अभी प्राइस चल रही है 10,000 पे, तो अगर आप खरीदोगे तो आपको ऐसे नहीं कि जोमेटो अगर निफ्टी 50 में है तो जोमेटो का अगर प्राइस ऊपर जाता है तो ऐसा नहीं है कि निफ्टी 50 भी पूरा ऊपर ही जाएगा साथ में। तो निफ्टी 50 के अंदर एक तो जोमेटो है, बाकी 49 अदर कंपनीज होंगी। 49 अदर कंपनीज का भी एवरेज निकलेगा। मतलब अगर आधों का ऊपर गया आधों का नीचे गया तो एक तरह से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर प्राइस बराबर ही ऊपर नीचे गया है, तो एक तरह से एवरेज निकल के आता है। तो इनमें इन्वेस्ट करना एक अच्छी बात होती है। मतलब अगर बिगिनर इन्वेस्टर है कोई तो इसको इन इंडेक्स फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर रिटर्न भी एक तरह से अच्छी रहती है और यहाँ पे रिस्क कम होता है लॉस का। बस इसमें बेसिकली ये है, इन्होंने बस इंडेक्स फंड्स के बारे में बताया। ये 4 इंडेक्स फंड्स बताए हैं। इनमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं इनकी नॉलेज के बेस के ऊपर तो आप ज़रूर करें, कोई नहीं रोक सकता आपको। तो भाई जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो इसके बारे में है जो हमने ऊपर ही पढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसमें इन्होंने बेसिकली बताया है कि इसमें आपको प्री टैक्स मतलब एक तरह से पोस्ट टैक्स रिटर्न आपको इतनी ऑलमोस्ट मिल सकती है 8 से 10%। और इन्होंने यहाँ पे बताया कि अभी तक जो INVITs है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं, ये रिसेंटली लॉन्च है अभी, मतलब इनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। मतलब जैसे INVIT जैसे REIT है जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, इसके बारे में भी हमने पिछली 1-2 न्यूज़ में डिस्कस किया था। तो इसने बताया कि ये बेसिकली क्या होती है, दैट अलाउ कंपनीज टू मोनेटाइज रेवेन्यू जनरेटिंग रियल इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स सच एज roads, bridges, power grids, investment and investors put in their units without owning them, but they get the money generated from these assets। बस ये तो बेसिकली था। इन्होंने ये बताया कि 2 पब्लिकली लिस्टेड इन्वेस्टमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, इंडिया ग्रिड ट्रस्ट एंड INVIT, इन्होंने मतलब पिछले 1 साल में 56 और 83% की रिटर्न दे दी है। मतलब काफ़ी ज़्यादा रिटर्न है अगर देखा जाए तो। मतलब अगर FD में बंदा पैसा लगा के रखे तो उससे काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दिया है इन्होंने। एंड पावर ग्रिड भी है, पावर ग्रिड जो इस साल लिस्ट हुए मई में, इसने भी अभी तक 20% रिटर्न दे दिए हैं। तो इसके अलावा 6 अदर INVITs हैं जो लिस्टेड प्राइवेटली हैं बस। तो इसने ये बताया कि FD से तो एक तरह से ज़्यादा इंटरेस्ट किया, और यहाँ पे बताया कि एटलीस्ट हाफ डजन ऑफ INVITs सच एज MEP, रोडस्टार डैश आर प्लानिंग टू लिस्ट ऑन इंडियन बोर्सेज। इंडियन बोर्सेज मीन इंडियन स्टॉक मार्केट्स, और स्टॉक मार्केट्स कहते हैं बोर्सेज को, मतलब जहाँ पे स्टॉक्स की ट्रेडिंग होती है। तो बस इस न्यूज़ में तो गाइस यही था। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। तो गाइस जो नेक्स्ट न्यूज़ है एक तरह से इसके बारे में है, जो कि ये बताया गया है कि ऑयल प्राइसेस ड्रॉप्स बिलो $66 पर बैरल। तो यहाँ पे अगर बैरल आपको अगर पिछली न्यूज़ एनालिसिस आपने देखे हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि वहाँ पे मैंने पीछे बताया था बैरल्स के बारे में कि एक बैरल के अंदर कितने लीटर होते हैं। तो अगर आपने वीडियो देखी है तो ज़रूर कमेंट करें, बिकॉज कमेंट करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं जाता। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट करें बिल्कुल। यहाँ पे बताया है ग्लोबल ऑयल प्राइसेस प्लस $10 बैरल। एक तरह से प्राइसेस काफ़ी कम हो गई हैं, तो $16 पर बैरल पर आ गए क्रूड ऑयल के प्राइसेस $66 पर बैरल ऑन थर्सडे, लूजिंग अबाउट $5 इन अ वीक एज डिमांड कंसर्न्स इंक्रीज ओवर राइजिंग कोविड केसेस इन सेवरल कंट्रीज वाइल द ऑयल सप्लाई एक्सपेंडेड। बिकॉज सप्लाई तो ज़्यादा हो रही है तो पर डिमांड इतनी नहीं आ रही, तो प्राइस कम हो रही है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कई जगह पे कोरोना वायरस के इतना डर फैल रहा है अभी भी, तो लॉकडाउन इम्पोज करने पड़े हैं सरकारों को। तो बस उसके कारण डिमांड कम हो रही है तो प्राइस कम हो रही है उसके हिसाब से, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है। तो बस गाइस आज के एनालिसिस के लिए इतना, क्योंकि गाइस मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया आगे पढ़ने के लिए। तो आगे अगर आप खुद पढ़ सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट जाग गया IT पढ़ने में तो आप खुद ज़रूर पढ़ सकते हैं आगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट आ रहा है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं नीचे कमेंट करके। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय। सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें एंड शेयर करें अगर आपको पसंद आए वीडियो गाइस।